नमस्कार मित्रांनो, मी विनायक आंबेकर आणि तुम्ही बघताय नवभारत 2047 यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. मतदानाच्या 4 फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि 3 फेऱ्या बाकी आहेत. पहिल्या 4 फेऱ्यात दक्षिण भारतातल्या तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि केरळ या राज्यातले मतदान पूर्ण झालेलं आहे. आता पुढील 3 फेऱ्यात मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि उत्तरेकडील राज्यातलं मतदान होणार आहे. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आपल्या नेहमीच्या अचरटपणाने नरेंद्र मोदी हे 4 जूननंतर प्रधानमंत्री राहणार नाहीत असं एक विधान केलं आणि लगेचच त्यांच्या टूलकिटमधल्या वामपंथी पत्रकारांनी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट आणि सोशल मीडियावर, विशेष करून यूट्यूबवर आलाण्या फलाण्याचे हवाले देत थोड्याफार तोडमोड केलेल्या आकडेवारीच्या आधारे मोदी कसे हरणार आहेत याचं रसभरीत वर्णन पण करायला सुरुवात केलं आहे. तुम्हाला परिचित असणारे नेहमीचेच कलाकार राजदीप सरदेसाई, आशुतोष, रवीश कुमार, योगेंद्र यादव आणि त्यांचे मराठीतले काही कलाकार हे व्हिडिओ टाकतात. सामान्य मतदाराच्या मनात भीती निर्माण करणं एवढाच त्यांचा उद्देश आहे. म्हणूनच मुद्दाम सुशांत सिन्हांचा एक अभ्यासपूर्ण व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे. नरेंद्र मोदी आणि भाजपा त्यांच्या निर्धारित अब के बार 400 पार या उद्दिष्टाकडे दमदार वाटचाल करीत आहेत. तुम्ही हा व्हिडिओ पहा आणि निश्चिंत व्हा. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का. मैं हूं सुशांत सिन्हा. 4 चरण का मतदान हो चुका है और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में यही है कि क्या नरेंद्र मोदी जो वो हाफ वे मार्क है 272 का, 272 के करीब पहुंच गए हैं, 272 पार कर गए हैं या 272 से बहुत दूर हैं, जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 150 सीट भी नरेंद्र मोदी की नहीं आने वाली. इसकी सच्चाई क्या है? 4 चरणों के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी 400 पार के रास्ते पर हैं, 272 पार कर चुके हैं या कहीं और ही चले गए हैं. आज इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन ग्राउंड पर जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं और जो संकेत हैं वो आपसे शेयर करूंगा और आपको भी पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है. आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 4 फेज के बाद बीजेपी या नरेंद्र मोदी आपको कितनी सीटों पर जीतते हुए दिख रहे हैं. लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जिन नरेंद्र मोदी को हराने की बात विपक्ष कर रहा है, आप सोचिए उस आदमी की सोच क्या है. आज नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है वाराणसी लोकसभा सीट से, और जो 4 प्रस्तावक उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करते वक्त रखे हैं, उन 4 प्रस्तावकों के आप नाम देखिए और इस पर भी एक सोच देखिए. उन्होंने पंडित गणेश्वर शास्त्री जी को प्रस्तावक थे उनके, जो कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले पंडित हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं. फिर बैजनाथ पटेल, ये ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं. लालचंद कुशवाहा, ये ओबीसी समुदाय से आते हैं और संजय सोनकर ये दलित समुदाय से आते हैं. अब आप सोचिए, एक तो पूरे समाज का समावेश दिख रहा है उनके प्रस्तावकों में, राम मंदिर की भी झलक दिख रही है जिस तरह से पंडित गणेश्वर शास्त्री जी प्रस्तावक बने, और जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, आप देखिए कि ओबीसी दलितों को लेकर, ओबीसी और दलित तो उनके प्रस्तावक हैं, तो वो नैरेटिव भी यहीं टूट गया. और आप सोचिए कि एक तरफ गांधी परिवार है कि राहुल गांधी जाते हैं नॉमिनेशन फाइल करने तो पूरा परिवार उठ के साथ चला जाता है, गांधी परिवार, और नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश ही उनका परिवार बना हुआ है. ये मेजर डिफरेंस दोनों में नजर आता है. इसके अलावा आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को लेकर माहौल क्या बना हुआ है. फिर मैं आता हूं 4 चरण के बाद सीटों की क्या स्थिति है. आप ये तस्वीर देखिए जरा. ये कल नरेंद्र मोदी का जो काशी में रोड शो हुआ था, बॉस आप तस्वीर देखिए ना. मतलब जहां तक नजर जा रही है जन सैलाब, भगवा नजर आ रहा है. अच्छा, आज ही जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, उन्होंने पहले मां गंगा की पूजा की है, आरती की है. जरा तस्वीर देखिए, वहां आसपास जो भीड़ है उसको देखिए जरा. अब नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं,
लेकिन आसपास में आप देखिए कितनी भीड़ जमा है नरेंद्र मोदी की एक झलक पा लेने के लिए। ये नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त सेंटिमेंट देश के अंदर हो रखा है। पूरे पूरे घाट पर जमावड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा देखिए लोग कैसे गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो जैसे राम आएंगे गीत था, वैसे ही मोदी आएंगे, अब इसका एक नया वर्जन बनाकर लोग गा रहे हैं। हर तरफ मोदी मोदी हो रखा है। पटना में रोड शो किया, भाई साहब ऐसी तस्वीरें जो शायद ही पटना में पटना वासियों ने कभी देखी होंगी। खैर, ये सेंटिमेंट और मूड क्या बता रहा है वो आपके सामने आ गया। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं और उसकी बात करता हूं। देखिए, अभी जो चौथे चरण का मतदान हुआ है उसके वोटिंग प्रतिशत पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सारा हंगामा वहीं से शुरू होता है। चौथे फेज में पिछली बार करीब 69.6% मतदान हुआ था। इस बार कहा जा रहा है ये 67.3 था, फिर अपडेट करके 67.7, मतलब 68% के आसपास है। तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करीब मान के चलिए 1.5% का फर्क है। और अगर आप राज्यभर देखेंगे तो विपक्ष शासित राज्य हो, बीजेपी शासित राज्य हो, सब जगह थोड़ा बहुत वोटिंग प्रतिशत जो है वो गिरा है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तेलंगाना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और जम्मू कश्मीर में एक सीट पर वोटिंग हुई, वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, ये निकलकर दिखता है। लेकिन चौथा फेज, मैंने आपको पाठशाला में भी बताया था कि नरेंद्र मोदी के लिए अगर उनको 400 क्रॉस करना है तो चौथा फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा फेज का जो फीडबैक है चौथे फेज का, उसके बाद नरेंद्र मोदी कहां हैं, इस पर आऊं उससे पहले चौथे फेज के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। देखिए, चौथे फेज में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा गेन करने की स्थिति इसलिए थी क्योंकि पांचवा, छठा, सातवां जो है वो उनके लिए एकदम हाईवे की तरह है, वहां से वो सीटें निकाल लेंगे। लेकिन चौथे फेज में ये जो आप दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा देख रहे हैं जिसमें तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, जो देखिए गोल सा किया हुआ है, वो हिस्सा है जहां पर पिछली बार नरेंद्र मोदी को नुकसान हुआ था। आंध्र प्रदेश में वो बिना गठबंधन के उतरे और वहां पर उनको नुकसान हुआ। वाईएसआर कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और तेलंगाना में बीजेपी ने थोड़ा गेन किया था, लेकिन उस तरह से गेन नहीं किया था। और इसलिए मैं कह रहा था कि चौथे फेज में, जिसमें बीजेपी को पिछली बार 42 सीट आई, एनडीए को 47 सीट आई, इस बार उनके लिए इन 96 सीटों में अपना ग्राफ जो है ऊपर ले जाने का बहुत मार्जिन है। अब सवाल यह है कि क्या वो ऐसा कर पाए हैं। देखिए, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड, जो ये चौथे फेज की 96 सीटें थी, बीजेपी 2009 में इनमें से 10 जीती, 2014 में 38 जीती, 2019 में 42 जीती। वाईएसआर कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो वाईएसआर कांग्रेस 2014 में 9 सीट पे थी, लेकिन जब बीजेपी अपने बूते उतरी, कोई गठबंधन नहीं किया, तो वो सीधे 22 सीट पर चली जाती है। यानी बीजेपी से अकेले लड़ने या त्रिकोणीय मुकाबला होने में वाईएसआर कांग्रेस को फायदा होता है। बीआरएस को आप देखिए, वो 2 से 11 जाती है, 11 से घट के 9 होती है। और इसलिए तेलंगाना में इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी, जिसने विधानसभा में भी अपना वोट शेयर ऑलमोस्ट डबल किया, वो इस बार तेलंगाना में बहुत सीटें निकालने वाली है। और कांग्रेस जो 50 सीट जीतती थी इन 96 में से, वो घटते घटते 6 सीट पर आ चुकी है। यानी कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ दिखता है इन 96 सीटों पर। अब अगर बात करें कि जो जीत थी उसका मार्जिन आप देखिएगा तो कई बार चीजें समझ में आती है। एक है भाई आप हल्का फुल्का जीत गए, एक है कि आपने मैसिव मार्जिन से जीत दर्ज की है, तो वहां पर वो मार्जिन कम करना इतना आसान नहीं होता। तो पिछली बार इन 96 सीटों में बीजेपी 89 पे लड़ी थी, कांग्रेस 85 पे लड़ी थी। ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी को 10% से कम वोट मिला, वो 31 थी और कांग्रेस के लिए 43 थी। अब ये 31 सीटें जो बीजेपी की दिख रही हैं, जहां बीजेपी को 10% से कम वोट मिला, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज्यादातर सीटें थी। और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यहीं पर गेन किया है, गठबंधन के जरिए या तेलंगाना में अपने बूते पर। फिर 10 से 20% वोट पाने वाली सीटें 7 थी। 20 से 30% वोट जो बीजेपी को आया वो 2 थी, कांग्रेस के लिए 6 थी। 30 से 40% वोट पाने वाली सीटें, जहां बीजेपी को ऑलमोस्ट 40% वोट आया, वो 6 थी और कांग्रेस के लिए 18। और 40% से ज्यादा वोट शेयर जहां बीजेपी को मिला था, वो 43 सीटें बीजेपी के लिए थी। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि 43 से तो बीजेपी आगे ही जाएगी, उससे पीछे आने का चांस कम नजर आता है। अब आगे जाएगी तो कितना आगे जाएगी, यह बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको यह भी देखना होगा कि जो इस फोर्थ फेज की 20 स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटें हैं, जिनको कहा जा रहा है कि भाई इसको तो आदमी पकड़ के रखेगा, उसमें से 20 में से 10 बीजेपी की है। बीआरएस की 2, शिवसेना की 2, कांग्रेस की 2,
तृणमूल की 2, एआईएमआईएम की 1 और बीजेडी की 1 है। यानी बीजेपी के पास ज्यादा गेन है यहां पर, और बाकी पार्टियों की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटें हैं वो कम नजर आती हैं। और जो टाइट फाइट है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसी सीटें जहां 1% से कम के मार्जिन पर जीत और हार तय हुई थी, इनको अगर आप देखेंगे तो इसमें कांग्रेस की सीटें हैं, टीडीपी की सीटें हैं, बीआरएस की सीटें हैं, एआईएमआईएम है, वाईएसआर कांग्रेस है, और बीजेपी की मात्र एकाधी सीट है। यानी बीजेपी के पास चौथे फेज में गेन करने का पूरा मौका है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी अगर चौथे फेज में बड़ा गेन कर जाए तो ऐसे में बीजेपी के लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी जो है वो चौथे फेज में, जब पिछले बार को आप देखिएगा तो पिछले बार में जब चौथा फेज खत्म हुआ था तो बीजेपी 230 सीटों के आसपास थी। अब अभी की डेट में अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 3 फेज के बाद 190 क्रॉस कर चुकी है, और चौथे फेज के लिए मोटे तौर पर जो जमीन पर लोग गए हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जो है वो 70 प्लस जा सकती है इस चौथे फेज में। ये चर्चा चल रही है, अभी हम कोई फाइनल आंकड़ा आपको नहीं बता सकते, ये तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी चौथे फेज की 96 सीटों में से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत बड़ा गेन कर रही है और कई सीटें अपनी बचा भी पाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी संभव है, या एनडीए कहिए कि संभव है कि इस बार 70 प्लस या 75 सीट के आसपास चले जाए, जो पिछले बार 47 सीट पे थी। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए कि अगर ये हुआ है और अमित शाह के दावे को ही हम आगे बढ़ाएं तो 190 प्लस अगर आप 70-75 सीट करते हैं तो बीजेपी 272 के बहुत करीब है। यानी अमित शाह के दावे और जो जमीन पर एनालिसिस चल रहा है उसको अगर मिला दें तो मोटे तौर पर यह मानना चाहिए कि बीजेपी 272 के बहुत करीब पहुंच चुकी होगी, ऐसा अनुमान है। और यह भी माना जा सकता है कि अगर यह अमित शाह का दावा सही है तो बीजेपी 5वें चरण में 272 क्रॉस कर जाएगी, और 5वें चरण में संभव है कि बीजेपी 300 भी क्रॉस कर सकती है। और अगर ये जो बाकी के 3 बचे हुए फेज हैं इसको अगर आप जोड़ लें, जिसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा था भाई, इन जो बाकी के जो चरण बचे हुए हैं उसमें क्या स्थिति है आपको वो भी दिखाता हूं। जो बाकी के चरण बचे हैं उसमें सीटों का आकलन आपको अगर बताऊं तो वो बैठता है कि बीजेपी 5th फेज में 49 सीटों पर वोटिंग है, छठे फेज में 57 और 7वें फेज में 57 सीट पर वोटिंग है। इनमें उत्तर प्रदेश की 41 सीटें शामिल हैं, बंगाल की 24 हैं, बिहार की 21 है, ओडिशा की 17 है, महाराष्ट्र की 13 है, पंजाब की 13 है, हरियाणा की 10 है, झारखंड की 10 है, दिल्ली की 7 सीट है, हिमाचल की 4, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट है। यानी टोटल 163 सीट बची है, जिसमें बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि वो ओडिशा में बहुत अच्छा गेन कर रही है, बंगाल में गेन कर रही है, उत्तर प्रदेश में तो लहर टाइप दिख रही है। और इसीलिए अगर इस 163 सीट की बात करूं तो पिछली बार बीजेपी को इस 163 सीट में अगर आपको बताऊं तो 123 सीट बीजेपी ने इन 163 में से जीती थी। अगर बीजेपी पिछले बार के अपने परफॉर्मेंस को रिटेन भी कर लेती है, एनडीए रिटेन कर लेता है 123 को, तो भी ये मान के चलिए कि अगर बीजेपी आज की डेट में या एनडीए आज की डेट में 260-270 के आसपास कहीं पर है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए अब बात ही चल रही है तो 260 पकड़िए, तो 260 प्लस 123 पिछला वाला, यानी एनडीए जो है वो 380 के पार जाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर बीजेपी एनडीए ने 123 के अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर लिया तो फिर वो जो एनडीए 400 पार की बात है वो भी संभव दिखता है। क्योंकि आप इन अगर स्टेट्स की बात करें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी बेहतर करने की बातें चल रही हैं, बंगाल में 24 सीटों में बीजेपी बहुत सारी जीत सकती है, और जिस तरह से बात चल रही है ओडिशा में, यानी बीजेपी ये उम्मीद कर रही होगी कि वो 123 से ज्यादा सीटें इस 5वें, 6ठे और 7वें चरण में जीतेगी। और अगर वो अभी 250 के आसपास भी एक अनुमान जो है वो चल रहा है, तो अगर उसमें जोड़िएगा तो बीजेपी 400 पार जा सकती है, ऐसा लगता है। अगर ये अनुमान या अमित शाह का दावा सही है कि वो 190 थे तीसरे फेज में और चौथे फेज में 70 प्लस या 75 प्लस वो सीटें जीत रहे। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज का दावा है। जमीन पर जो रिपोर्टर्स गए हुए हैं उनमें से ज्यादातर लोग इस दावे को बहुत ज्यादा नकार नहीं रहे। आप कह नहीं सकते क्या स्थिति होगी, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि लिख कर रख लीजिए, मोदी इस बार नहीं आने वाले हैं। तो उनका आकलन अपना चल रहा है, जमीन पर जो स्थिति है वो अलग दिख रही है, और अमित शाह का दावा क्या है वो भी आपको बता दिया।
तर मित्रांनो, अमित शहानी सांगितल्याप्रमाणे चौथ्या फेरीपर्यंत भाजपला 270 सीटवर विजय मिळणार हे निश्चित झालेलंच आहे आणि मोदीजी आणि सर्व केंद्रीय नेत्यांनी योजना केलेल्या पूर्वनियोजनानुसारच भाजपाची भव्य विजयाकडे दमदार वाटचाल सुरू आहे. भाजप प्रचंड बहुमताने जिंकणार ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे याची खात्री बाळगा. जय हिंद, जय श्रीराम.